उस रात मेरे गुरुजी का दिया हुआ ताबीज मेरे सामने जलकर राख हो गया। 15 सालों में ये पहली बार हुआ था। मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। पिछले 15 सालों में मैंने 43 पैरानॉर्मल केस इन्वेस्टिगेट किए हैं। उसमें से 39 सिर्फ अफवाह निकले, 3 का साइंटिफिक रीजन मिला, लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा था जहाँ मुझे पहली बार लगा कि शायद हर सवाल का जवाब इंसानों के पास नहीं होता। राजस्थान का एक छोटा सा गांव धुंधलवास। एक दोपहर मेरे पास दीपक नाम के आदमी का फोन आता है। जैसे ही मैंने फोन उठाया, उसने सिर्फ इतना ही कहा, सर मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैंने सोचा ये भी शायद बाकी केसों जैसा ही होगा, लेकिन उस रात पहली बार मेरी जिंदगी में मेरे किसी भी मंत्र ने काम नहीं किया। अगले दिन मैं दीपक के बताए हुए एड्रेस पे निकल पड़ता हूँ। मेरे घर से करीब 4 घंटे का सफर था। दोपहर के करीब 1 बजे मैं धुंधलवास गाँव पहुँच जाता हूँ। दीपक घर के बाहर मेरा ही इंतजार कर रहा होता है। दीपक का चेहरा देखते ही मैं समझ गया था कई रातों से उसने आंखें तक बंद नहीं की थी। मुझे देखते ही वो मेरे पास आता है और मेरा बैग उठाता है और धीरे से बोलता है, आइए सर। उसकी आवाज में उम्मीद कम और मजबूरी ज्यादा थी। मैं दीपक के ड्राइंग रूम में बैठा ही था कि किचन से एक लड़की चाय लेकर बाहर आती है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने मेरे सामने चाय का कप रखते हुए मेरी तरफ देखा और बहुत ही धीरे से बोली, आपने आने में देर कर दी। मेरे हाथ वहीं रुक गए और मैंने तुरंत पूछा, तुम मुझे जानती हो? वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, और वापस किचन में चली गई। मैं तुरंत दीपक की तरफ मुड़ता हूँ और कहता हूँ, इसने अभी क्या कहा? दीपक हैरान होते हुए बोलता है, क्या कहा सर? उसने तो सिर्फ चाय रखी और चली गई। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये कोई आम केस नहीं है। इस घर में वाकई कुछ बहुत गलत है। धीरे धीरे दीपक ने सारी बात बतानी शुरू की। उसकी बेटी रिया कॉलेज खत्म होने के बाद अपने 6 दोस्तों के साथ पिकनिक पे गई थी। जब से वो पिकनिक से वापस आई है, उस दिन के बाद हर रात ठीक 2:45 पे रिया अचानक बदल जाती है। कभी वो जोर जोर से हंसने लगती है, कभी किसी अनजान भाषा में बातें करने लगती है, और तो कभी घर के कॉर्नर में चुपचाप घंटों खड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, उसे पिछली रात की एक भी बात याद नहीं रहती थी। दीपक के साथ बात करते करते शाम हो गई। मैं और दीपक की फैमिली एक साथ खाना खाने बैठे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रिया बिल्कुल नॉर्मल थी। वो हंस रही थी, बातें कर रही थी, जैसे उसके साथ कभी कुछ हुआ ही ना हो। अगर दीपक मुझे कुछ ना बताता तो शायद मैं कभी यकीन ही नहीं करता। खाना खत्म करने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ और घर के मेन गेट पर अपने गुरुजी का दिए हुआ ताबीज बांध देता हूँ। मेरा यही नियम था हर केस में। सबसे पहले मैं यही करता था। रात हुई 12 बजे, 1 बजा और फिर 2 बजे। दीपक का पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। मुझे लगा शायद आज कुछ भी नहीं होगा। तभी 2:45 पे रिया के रूम से एक भयानक चीख निकली, इतनी भयंकर कि पूरा घर कांप उठा। मैं और दीपक के सारे घर वाले भागते हुए रिया के रूम तक पहुंचे। रिया अपने रूम के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसकी आवाज किसी जवान लड़की की नहीं, एक बूढ़े आदमी की तरह लग रही थी। मैंने बिना किसी देरी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पहला मंत्र, कोई असर नहीं। दूसरा मंत्र, कोई असर नहीं। और फिर तीसरा। अचानक से रिया मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और एक बहुत ही भारी आवाज में बोली, बस तुमको इतना ही आता है? मेरे हाथ पहली बार कांपने लगे, क्योंकि पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मैंने तुरंत अपनी जेब से गुरुजी का दिया हुआ ताबीज निकाला और रिया के गले में पहना दिया। जैसे ही ताबीज ने उसके गले को छुआ, पूरा कमरा एक भयानक चीख से गूंज उठा। रिया जोर जोर से कांपने लगी और मेरे देखते ही देखते वो ताबीज जलकर राख हो गया और अगले ही पल रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उस रात उसके बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन मेरे अंदर एक बात साफ हो चुकी थी, ये मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक केस है। सुबह होते ही मैं सीधा दीपक जी के पास गया। मैं पहले तो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, दीपक जी, मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। मेरे किसी मंत्र ने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया। मुझे अपने गुरुजी के पास जाना होगा। दीपक का चेहरा उतर सा गया। वो घबराकर बोला, सर बस जल्दी लौट आइएगा। मैंने अपने बैग से स्टील की एक छोटी सी बोतल निकाली और उसे दीपक के हाथों में देते हुए कहता हूँ, इसमें गंगा जल है। अगर मेरे लौटने से पहले रिया की हालत फिर से वैसी हो जाए तो इसकी कुछ बूंदे उसके ऊपर छिड़क देना। इससे वो ठीक तो नहीं होगी, लेकिन जो भी उसके अंदर है कुछ देर के लिए कमजोर जरूर पड़ जाएगा। इतना कहकर मैं बिना वक्त गवाए सीधा दीनगढ़ के लिए निकल पड़ा। शाम ढल चुकी थी जब मैं गुरुजी की कुटिया के पास पहुंचा। गुरुजी बाहर बैठकर
दिया जला रहे थे। मैं उनके सामने जाकर बैठ गया और शुरू से लेकर आखिर तक एक एक बात उनको मैं बता देता हूँ। फिर मैं अपनी जेब से जला हुआ ताबीज निकालता हूँ। गुरुजी ने उसे अपने हाथों में लिया और कुछ देर देखते रहे। उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने घबराकर पूछा, गुरुजी क्या हुआ? गुरुजी धीरे से बोलते हैं, ये दूसरी बार हुआ है। गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वो कोई भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं है, वो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसके लिए मंत्र और तंत्र कोई नई बात नहीं है, वो इन सब का ज्ञान पहले से ही रखता है। मैंने धीरे से पूछा, गुरुजी कौन है वो? गुरुजी कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, अभी के लिए उसका नाम जानना जरूरी नहीं है। तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे उसी जगह मिलेंगे जहाँ रिया और उसके दोस्त पिकनिक मनाने गए थे। गुरुजी कुटिया के अंदर जाते हैं और एक काला धागा लेकर बाहर आते हैं। उस धागे को मेरे हाथ में रखते हुए कहते हैं, इसे हमेशा अपने पास रखना। मैंने पूछा, क्या ये मेरी जान बचा लेगा? गुरुजी हल्के से मुस्कुराए और बोले, ये सिर्फ तेरी मौत को कुछ देर के लिए टाल सकता है। मैंने उसी वक्त दीपक को फोन किया, रिया के सारे दोस्तों को उसी पहाड़ी पे बुला लीजिए जहाँ वो पिकनिक मनाने गए थे। मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। लगभग 1 घंटे के बाद मैं उसी पहाड़ी पे था। कुछ ही देर बाद रिया के सारे दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। मैं उन सभी से एक ही सवाल पूछता हूँ, पिकनिक वाले दिन कुछ ऐसा हुआ था जो तुम्हें नॉर्मल ना लगा हो? सबके सब दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर एक लड़की धीरे से बोलती है, सर एक बात हमने किसी को नहीं बताई। रिया लगभग 10 मिनट के लिए हम सब से अलग हो गई थी। हम सब उसे ढूंढते हुए पहाड़ी के उस पार गए। वहाँ एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था और रिया वहाँ पे किसी से बात कर रही थी। मैंने पूछा, कौन था रिया के साथ? वो धीरे से बोलती है, यही तो अजीब बात है सर, हम सब ने पूरी जगह देख ली थी, रिया के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन वो लगातार किसी से बात किए जा रही थी। मैं उस पेड़ के पास खड़ा होकर कुछ सोच ही रहा होता हूँ, तभी मेरा फोन बजता है। मेरे फोन पे दीपक की कॉल आ रही थी। फोन उठाते ही दीपक ने कहा, सर जल्दी आ जाइएगा, रात होने वाली है, मुझे डर लग रहा है। मैंने दीपक से कहा, आप हिम्मत रखिए, मैं बस आ ही रहा हूँ। फोन कटने के बाद बिना देरी किए मैं अपने गुरु के पास निकल पड़ता हूँ। मैं गुरुजी के पास पहुँचता हूँ और पहाड़ी पे हुई सारी बात उनको बता देता हूँ। मेरी बात सुनने के बाद गुरुजी कुछ देर चुप बैठते हैं और फिर अचानक से बोलते हैं, चल मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा। हम दोनों रात के करीब 11 बजे दीपक के घर पहुंच जाते हैं। दीपक के घर में जाते ही वो गुरुजी की तरफ देख के पूछता है, ये कौन है? मैं उसको धीरे से जवाब देता हूँ, ये मेरे गुरु हैं और शायद ये ही बता सकते हैं कि रिया के साथ हो क्या रहा है। गुरुजी मुझसे कहते हैं, रिया के पास ले चलो। रिया के कमरे के पास पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खोला, रिया बिस्तर पे बिल्कुल शांत बैठी थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रही हो। गुरुजी बिना किसी तंत्र और मंत्र के उसके सामने जाके बैठ जाते हैं। पूरे कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। मैं बहुत हैरान था। पहली बार गुरुजी को बिना किसी विधि के एक अनजान शक्ति से सामना करते हुए देखा था। गुरुजी उसे धीरे से पूछते हैं, कौन हो तुम? कुछ देर सब कुछ शांत रहा। फिर रिया के मुंह से एक बहुत ही भारी आवाज निकलती है, जो रिया की नहीं थी। नाम जानकर क्या करोगे? गुरुजी ने कहा, नाम नहीं, सच जानना चाहता हूँ। रिया धीरे से हंसी, सच? सच जानने की हिम्मत है तुम में? गुरुजी ने फिर पूछा, रिया को क्यों पकड़ रखा है? मैंने इसे नहीं पकड़ा, ये खुद मेरी कैद तक चलकर आ गई। गुरुजी ने पूछा, कैसी कैद? रिया धीरे से मुस्कुराती है और मेरी तरफ देख के कहती है, जहाँ आज ये गया था, मैं वहीं पे 300 साल से बंधा हुआ था। गुरुजी ने शांत आवाज में कहा, इस लड़की को छोड़ दे। रिया मुस्कुराई, ना छोड़ूं तो? गुरुजी ने सख्त आवाज में कहा, तो मैं तुझे इसके शरीर से निकाल दूंगा। इस बार रिया जोर से हंसी और बोली, तुम मुझे निकालोगे? जिन मंत्रों का तुम सहारा ले रहे हो उनको न जाने मैंने कब से रट रखा है। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। मैं पहली बार गुरुजी के चेहरे पर चिंता देख रहा था। मैंने धीरे से पूछा, गुरुजी ये आखिर है कौन? गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोला, ये ब्रह्म राक्षस है, इसलिए तेरे मंत्र इस पे काम नहीं कर पाए। ये सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, ये बहुत बड़ा विद्वान भी है। मैंने धीरे से बोला, तो फिर इसे रोकेंगे कैसे? गुरुजी कुछ देर के लिए चुप हो गए। तभी रिया फिर से बोली, तुम मुझे रोकोगे? 300 साल में हजारों आए हजारों गए, मुझे कोई भी नहीं रोक पाया। गुरुजी अचानक सख्त आवाज में बोले, हर शक्ति का अंत जरूर होता है। रिया मुस्कुराई और बोली, तो ढूंढ लो। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, इसका अंत मंत्रों से नहीं होगा। मैं हैरान रह गया और गुरुजी से पूछा, तो फिर? इसका एक ही उपाय है, महायज्ञ, और वो भी उसी बरगद के नीचे जहाँ से इसका बंधन शुरू हुआ था। रिया धीरे से मुस्कुराई और बोली,
तो ठीक है। तो आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर रिया ने एक बहुत ही भयानक चीख मारी और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। गुरुजी तुरंत मेरी तरफ मुड़े और बोले, समय बहुत कम है, आज रात ही सब कुछ खत्म करना होगा। गुरुजी की बात सुनते ही हम सब ने महायज्ञ करने का फैसला कर लिया। गुरुजी ने कहा, रिया को भी साथ लेके चलना होगा। गुरुजी, रिया और हम सब मिलकर उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद हम उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। गुरुजी ने मुझे और दीपक को हवन कुंड तैयार करने के लिए कहा और कुछ ही देर में महायज्ञ शुरू हो गया। गुरुजी मंत्र पढ़ रहे थे, मैं और दीपक चुपचाप बैठे थे। अचानक रिया ने धीरे से आंखें खोल दी। उसने सीधा गुरुजी की तरफ देखा। आखिर आ ही गए तुम। गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मंत्र पढ़ना जारी रखा। रिया फिर से बोली, अभी भी टाइम है, रुक जा वरना। गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, आज या तो तेरा ये क्रोध बचेगा या ये लड़की। रिया जोर से हंसी और बोली, तुम अभी भी नहीं समझे, मेरा दुश्मन तुम नहीं, मेरा अपना क्रोध है। इतना कहते ही रिया का शरीर पूरी तरह कांपने लग जाता है। उसकी आवाज हर पल बदल रही थी, कभी गुस्से से भारी हो जाती तो कभी दर्द से रोने लगती। गुरुजी ने मंत्र और तेज कर दिए। रिया जोर जोर से चीखने लगी, रोक दो इसे। गुरुजी ने आंखें बंद की और आखिरी आहुति दे दी। रिया एक जोरदार चीख मारती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे ही सब कुछ शांत होता है, एक आवाज आती है, 300 साल से मुझे किसी ने नहीं हराया। गुरुजी बहुत ही शांत स्वर में बोले, मैंने तुझे हराया नहीं है, तेरा बंधन तोड़ा है। गुरुजी का इतना कहना ही था कि पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। गुरुजी ने आंखें बंद की और बोले, जिस अन्याय ने तुझे यहाँ बांधा था, उसी अन्याय को मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। उसी समय सामने खड़े बरगद के पेड़ में अचानक दरारें पड़ने लगती है और धीरे धीरे वो सदियों पुराना बरगद का पेड़ जमीन पर गिर गया। लगभग 5 से 10 मिनट बाद रिया को होश आता है। वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। दीपक रिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। मैंने गुरुजी से धीरे से पूछा, गुरुजी आप किस अन्याय की बात कर रहे थे? तब गुरुजी ने मुझे बताया, ये ब्रह्म राक्षस ऐसे ही नहीं बना, गांव वालों ने इसे धोखे से यहाँ बांधकर जला दिया था। ये बहुत बड़ा विद्वान था, बस ये अपनी मुक्ति चाहता था।